हेलो एवरीवन, सीकर हब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज होगी जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने है। और पहला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, मोहम्मद इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। करेक्ट ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एकला चालो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बीसी चटर्जी, अरविंद घोष या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? 4 ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। लोकगीत कजरी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? 4 ऑप्शंस हैं, तनरंग, रामदास, तानसेन या बैजू बावरा। करेक्ट ऑप्शन होगा तानसेन। तानसेन थे जिन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो जिन्होंने भी तानसेन अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है तो उनका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर द्वारा रचित है। कौन से रत्नाकर थे जिनके द्वारा पहला ज्ञात ग्रंथ रचित है? तानसेन द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा, मोहम्मद शाह द्वारा या फिर सारंगदेव द्वारा। द करेक्ट आंसर इज सारंगदेव। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनबिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम का यूज अभी भी किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या मणिपुर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। द करेक्ट आंसर इज असम। असम में ये 3 दिवसीय मेला होता है जिसमें आज भी बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता है। चलिए लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में। द करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में केंदुली मेला मनाया जाता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार मेले में किया जाता है? कौन सा ऐसा मेला है जहां पे लंबी मूछों की भी प्रतियोगिता होती है? ये तो सबको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज पुष्कर मेला। राजस्थान में पुष्कर मेले में लंबी मूछों की भी प्रतियोगिता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, लखनऊ, सूरत या प्रयागराज। सही जवाब होगा आपका प्रयागराज। कुंभ मेला हर 3-3 साल के अंतराल से अलग अलग जगह आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, केरल में, ओडिशा में, गोवा में या तमिलनाडु में।
जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सही आंसर होगा केरल में। केरल में नौका दौड़ ओणम पर्व पर, जो केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है, तो ओणम के दौरान ये नौका दौड़ आयोजित करवाई जाती है। चलिए, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? ये जो नीचे दिए गए त्योहार हैं, इनमें से कौन सा त्योहार है जो गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति, रथ यात्रा, छठ पूजा या देव दीपावली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका देव दीपावली। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों के कौन से त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? यहूदियों के कौन से त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? एंथुरियम, हनुका, हॉर्नबिल या फिर नौरोज? सही जवाब होगा हनुका। हनुका यहूदियों का रोशनी का त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक आसान सा सवाल देखते हैं। निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब दशहरे। दशहरा को हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान इंद्र की, भगवान कृष्ण की, भगवान गणेश की या फिर भगवान सूर्य की? तो देखिए सही जवाब होगा भगवान सूर्य की। ये जो हिंदू त्योहार है छठ पूजा, ये भारत के कुछ राज्यों में मनाया जाता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड इत्यादि में। और इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, गांधी जयंती पर या फिर राष्ट्रीय संविधान दिवस पर? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्वतंत्रता दिवस पर। अब स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पुरानी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर हमारा जो राजपथ है वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, जिसे कर्तव्य पथ भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? उगादी, ओणम, गुड़ी पड़वा या पोंगल? देखिए सही आंसर होगा पोंगल। पोंगल दुनिया भर में तमिल समुदाय द्वारा जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और ये एक प्रकार का फसल उत्सव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? बैसाखी, बिहू, ओणम या पोंगल? तो सही जवाब होगा बिहू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? किला रायपुर खेल महोत्सव, पुष्कर मेला, ड्रीम महोत्सव या फिर ओणम महोत्सव? देखिए सही उत्तर होगा किला रायपुर खेल महोत्सव, जिसे ग्रामीण ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? महाशिवरात्रि पर, दीपावली पर, पोंगल पर या फिर जन्माष्टमी पर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका महाशिवरात्रि पर।
महाशिवरात्रि पर तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की, चंद्रमा की, माँ दुर्गा की या फिर सूर्य की? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सूर्य। पोंगल के दिन लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अगला सवाल है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? वांगला महोत्सव, योशांग महोत्सव, पोराग महोत्सव या नुआखाई महोत्सव? देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव भी एक प्रकार का फसल महोत्सव है जिसमें ये 100 ड्रमों द्वारा मनाया जाता है और मेघालय की गारो जनजाति के बीच ये बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए, फिल्म के लिए, खेल के लिए या पत्रकारिता के लिए? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म जगत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1989, 1999, 1990 या 1991? 1989, 1999, 1990 या 1991? किस वर्ष में पहली बार व्यास सम्मान जो कि एक साहित्यिक पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1991 में पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? मॉनसून, वसंत, शरद ऋतु या फिर शीत ऋतु? तो कजरी लोक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है वो मॉनसून ऋतु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? 4 ऑप्शंस है, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली या फिर भरतनाट्यम? तो सही जवाब होगा आपका सत्रिया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिचकली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, रेगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या फिर राजस्थान? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। रेगमा नागालैंड की रेगमा जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? मारूनी, छारबा, जवारा या फिर धालो? ये करेक्ट ऑप्शन होगा जवारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राय कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? मणिपुर का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मध्य प्रदेश।
अगला सवाल है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है और जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? एक ऐसा लोक नृत्य जो हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित भी है और जो विलियानूर मंदिर में किया जाता है। 4 ऑप्शंस है, गार्दी, हुल्लीवेशा, दलखाई या फिर टिप्पणी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका गार्दी। गार्दी जो है वो पुदुचेरी का एक लोक नृत्य है, औपचारिक लोक नृत्य है जो हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है और ये विलियानूर मंदिर में किया जाता है। साथ ही साथ ये उड़ीसा के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई थी? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। सही उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1920-1921 में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? 4 ऑप्शंस है, बनावली, बालू, कोट दीजी या फिर रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो ऐसा कौन सा स्थल है जो भारत के पंजाब में स्थित है? सही उत्तर होगा रोपड़, जो कि पंजाब में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार किस आकृति का था? त्रिकोणीय, वृत्ताकार, बेलनाकार या फिर आयताकार? तो सही जवाब होगा आयताकार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की, काली माँ की, अयप्पा की या फिर पशुपति की? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे इन 4 ऑप्शंस में से? तो सही उत्तर होगा इसका पशुपतिनाथ की। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप का मतलब नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? पहला निकटता, दूसरा समग्रता, गुप्तता या फिर खुशी? तो सही जवाब होगा निकटता। उप शब्द का मतलब होता है समीप, निकट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। अगला सवाल है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? सही जवाब होगा 2 शाखाएं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वैदिक काल अवधि क्या है? 1500 से 500 बिफोर क्राइस्ट, 336 से 323 बिफोर क्राइस्ट, 3000 से 2600 बिफोर क्राइस्ट या 550 से 323 बिफोर क्राइस्ट? सही जवाब होगा 1500 से 500 बिफोर क्राइस्ट। चलिए अगला सवाल है हमारा कि भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धरण है जिसे सत्यमेव जयते कहा गया है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, कथा उपनिषद से लिया गया है, मंत्रिका उपनिषद से लिया गया है या फिर अध्यात्म उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा वो जो राज्य प्रतीक है और जो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है वो इन चारों में से कौन से उपनिषद से है? तो सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, शिव संहिता, भृगु संहिता या फिर सुश्रुत संहिता? बहुत इजी है।
बहुत इजी है, आंसर होगा जय सहित। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत इजी है। जो दिगंबर संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला सवाल है, स्वामी महावीर का जन्म इनमें से किस जगह हुआ था? पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी, कुंडग्राम या फिर पावापुरी? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोनों ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, या तो कुंडग्राम के नाम से या फिर वैशाली के नाम से। और स्वामी महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सिक्का था? सबसे पहले भारत में इनमें से नीचे दिए गए आपको जो ऑप्शंस हैं, इनमें से भारत का सबसे पुराना सिक्का कौन सा था? तांबे के सिक्के, पंचमार्क के सिक्के, सीसे के सिक्के या फिर सोने के सिक्के? देखिए सही जवाब होगा इसका पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के इन सब में सबसे पुराना सिक्का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन किया गया है? धर्म और पौराणिक कथाओं का, चिकित्सा और सर्जरी का, ज्योतिष का या फिर गणित का? तो सही जवाब होगा इसका चिकित्सा और सर्जरी के बारे में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी? गंगा नदी, परुषणी नदी, सिंधु नदी या फिर झेलम नदी? सही उत्तर होगा झेलम नदी। इस युद्ध को हाइड स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव वंश ने, सोलंकी राजवंश ने, चालुक्य वंश ने या फिर राष्ट्रकूट राजवंश ने? देखिए मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश ने करवाया था। देखिए अगला सवाल है कि हाइड स्पेस का युद्ध किसने जीता? पोरस, सिकंदर, बाबर या फिर अशोक? देखिए अभी पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि झेलम नदी पे जो युद्ध हुआ था, जो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ, जिसे हाइड स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, वो हुआ तो पोरस और सिकंदर के बीच में। तो अब ये सवाल आपसे ये पूछता है कि दोनों में से ये युद्ध किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है कि ये जो हाइड स्पेस का युद्ध था, जो झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसे सिकंदर ने जीता था। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल है, 10 कुमार चरित या 10 राजकुमारों की कहानियां की रचना किसने की? रहस्य बिहारी द्विवेदी, भृतहरि, दंडी या फिर बुद्ध स्वामिनी? तो ये जो 10 राजकुमारों की कहानियां थी, इसकी रचना करी थी दंडी ने। अगला सवाल है, प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के विरुद्ध तोला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्य दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? जल्लीकट्टू, तुलाभार, पुलिकली या फिर थिमिथी? देखिए सही जवाब होगा तुलाभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरालेख का क्या अर्थ है? पुरालेख का क्या अर्थ होगा? सिक्कों का अध्ययन, कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन या फिर मानचित्रों का अध्ययन? पुरालेख का अर्थ होगा शिलालेखों का अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत लिखी थी? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर हिंदी? तो कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत संस्कृत में लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
कि हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज या फिर आदि शंकराचार्य? देखिए, हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? उड़िया, मलयालम, तमिल या फिर संस्कृत? देखिए, सही उत्तर होगा तमिल। तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना की गई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जगह ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? ऑप्शन है गैलीली, नजारेथ, बैथलम या फिर हाइफा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बैथलम। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे और ये जगह किस देश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसको माना जाता है? वास्को डी गामा, रानी विक्टोरिया, रानी एलिजाबेथ या फिर सेंट थॉमस? वो पहला व्यक्ति कौन था जो भारत में ईसाई धर्म लेकर आया? तो वो व्यक्ति था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस वो पहले व्यक्ति थे जो भारत में ईसाई धर्म लाए। ईस्टर टोकरी, ईस्टर बास्केट इनमें से किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? बहुत इजी है। ईस्टर टोकरी या जिसे ईस्टर बास्केट कहें वो ईसाई धर्म से संबंधित है। निम्न में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर नूह, पैगंबर यूसुफ या फिर पैगंबर अब्राहम? देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई थी? चंदेल, मुगल, चोल या फिर कौशल? तो ये जो तंजौर चित्र हैं इनकी उत्पत्ति चोल राजवंश के समय हुई थी। अगला सवाल है, इनमें कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? वो कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जो नालंदा आता है और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहता है? इत्सिंग, कुबलई खान, ह्वेनसांग या फिर फाहियान? देखिए, सही उत्तर है हैनसांग। हैनसांग चीनी यात्री थे जो नालंदा आए थे और यहाँ पे छात्र के रूप में भी और शिक्षक के रूप में भी रहे थे। चलिए अगला सवाल है हमारा कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कौन से कवि थे जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे? जयचंद्र, वल्लाल, आनंद या फिर बाणभट्ट? सही उत्तर है बाणभट्ट। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख हैं? 40 फीट, 35 फीट, 30 फीट या फिर 25 फीट? तो इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई 35 फीट है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख हैं। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध काल, मौर्य काल, मुगल काल या फिर गुप्त काल? सही उत्तर है आपका गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला सवाल है, मैक्सनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था और उसका संबंध किस देश से था? यूनान, स्पेन, मिस्र या फिर इटली? तो सही जवाब होगा आपका यूनान। ये अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था।
अब नीचे 4 ऑप्शन है, ये बताइए मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? देखिए सही उत्तर होगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्तूप है और यह है सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए बनवाया गया था। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? सोमदेव, बोधायन, कालिदास या फिर विशाखदत्त? सही उत्तर होगा विशाखदत्त। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या फिर रत्नावली? तो सही जवाब है कौटिल्य से जो संबंधित है वो है अर्थशास्त्र। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा राज्य कई वर्षों तक मगध की राजधानी था? पटना, गया, नालंदा या फिर राजगृह? देखिए सही जवाब होगा राजगृह। अगला सवाल है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे क्या कहा जाता है? निरंजना, महाभिनिष्करण, महापरिनिर्वाण या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को जो दिया उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन।